सो हमारा जो आज का सेशन है दैट इज ऑन इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग. सो मदर्स मिल्क इज द बेस्ट. किसी को कोई डाउट है इसके बारे में? आई डोंट थिंक सो. मदर्स मिल्क इज द बेस्ट. इनफैक्ट WHO का कहना है कि अगर आप 6 महीने तक एक्सक्लूसिव फीडिंग करते हैं, बाय एक्सक्लूसिव फीडिंग आई मीन नो वाटर ऑल्सो, नॉट अ ड्रॉप ऑफ एनीथिंग एल्स, नॉट अ ड्रॉप ऑफ एनीथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ मां का दूध, ब्रेस्ट फीडिंग. अगर आप 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं अपने बेबी का और 2 साल तक कंटिन्यूस फीडिंग, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स नेचुरली बहुत सारा और शुरू हो जाता है. योर चाइल्ड स्टार्ट्स ड्रिंकिंग वाटर, हम सॉलिड्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. तो उसके साथ भी वंस ट्वाइस और थ्राइस डिपेंडिंग आप अपने बच्चे को फीड करते रहें टिल योर चाइल्ड टर्न्स 2. अगर आपने ये अचीव कर लिया 6 months of exclusive feeding and 2 years of continuous feeding, then you are sorted. Your baby is sorted. उसकी इम्यूनिटी बहुत अमेजिंग होगी. और जो गर्भ संस्कार में हम कर रहे हैं, हम वो सारे डिवाइन प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करते हैं और उसके बाद में इस तरह से 6 महीने कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव फीडिंग एंड 2 years तक अगर हम अपने बच्चे को फीड में रख देते हैं, देन आपके बच्चे का PQ, IQ, EQ, SQ हर चीज सुपर बेस्ट रहता है, सुपर बेस्ट रहता है. सो मदर्स मिल्क इज द बेस्ट. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इनफैक्ट जो डब्बे हैं ना, दूध के जो डब्बे मार्केट में मिलते हैं, उस पर भी मोटे मोटे अक्षर पर ये लिखना मैंडेटरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग is the best for the baby. So there is no alternative to mother's milk. तो क्यों ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए? क्या बेनिफिट्स हैं उसके? सबसे पहला बेनिफिट, इट इज परफेक्ट एंड कंप्लीट फूड एंड प्रोवाइड्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रपोर्शन इन अ फॉर्म दैट इज इजीली डाइजेस्टेबल. जो फॉर्मूला मिल्क है ना, डब्बे का दूध, वो उतना अच्छा नहीं होता है. इट इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूट कि भाई जो मदर्स नहीं कर पा रही है फॉर वॉट एवर रीजन, तो वो एक सब्स्टिट्यूट हो गया है, बट इट इज नॉट गुड. हम टीवी में एड में देखते हैं वो जॉनसन बेबी का एड कि भाई वो बच्चा डब्बे का दूध पी रहा है और इतना गोलू मोलू क्यूटी क्यूटी है. तो डब्बे का दूध पी के बच्चे जरूर फूल जाते हैं. जनरली ब्रेस्ट फेड बेबी आर स्लिमर देन बॉटल फेड बेबीज. जो डब्बे का दूध है उसके जो बच्चे हैं वो थोड़े से हेल्दी रहते हैं, बट अंदर से उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम रहती है. देयर इम्यूनिटी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, देयर पावर्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. और वही मदर फेड बेबी जो है, ब्रेस्ट फेड बेबी जो है, वो उनकी ताकत इतनी होती कि अगर उंगली पकड़ लेना टाइट से तो लिटरली आपको मेहनत करनी पड़ती है उसको छुड़ाने के लिए. दे आर सो स्ट्रॉन्ग इंटरनली, क्योंकि मदर का जो मिल्क है वो परफेक्ट है और कंप्लीट है. प्लस डाइजेशन बहुत अच्छा होता है. इट इज इजीली डाइजेस्टेबल. इट इज परफेक्ट फॉर द बेबी. नाउ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, antibodies pass from mother to baby, providing protection against respiratory diseases, illness, diarrhea, ear infections. Plus, it also protects from future diseases like diabetes, heart ailment, etc. Basically, mother's milk में antibodies हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और मदर फेड बेबी जो होते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं. प्लस not just that time, in future also they are less likely to catch other disease. Research has proved that babies fed on breast milk have an average higher IQ than babies fed on any other milk form. ब्रेस्ट फेड बेबी का IQ जो है वो बेटर है, हायर है. रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट. Again,
मदर और बेबी की बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि मदर जब अपने पास में लेके अपने शरीर से चिपका के जब बेबी को फीड करती है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एंड दैट कनेक्शन स्टेज फॉर लाइफ, ट्रस्ट मी, इट स्टेज फॉर लाइफ। वो एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है माँ और बच्चे का, जो बच्चे की ईक्यू को बढ़ाता है, उसके इमोशनल कोशेंट को बढ़ाता है। और अगर माँ फीड करते समय मंत्र चैंटिंग करे, हीलिंग एनर्जीज दे भेजे बच्चों को, तो बच्चे की स्पिरिचुअल कोशेंट भी बढ़ती है। कई बार मैं पाती हूँ कि बहुत सारी माएं हैं, फीड करा रही हैं और साथ में मोबाइल रखी हैं या सामने टीवी चल रहा है, उनका पूरा फोकस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर है और उस पर क्या हो रहा है उस पर है, विच इज नॉट करेक्ट। आप जब अपने बच्चे को, फीडिंग इज अ वेरी स्पेशल एक्टिविटी, इट इज अ वेरी स्पेशल एक्टिविटी, इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। आप जब अपने बच्चे को फीड कर रहे हैं तो बिल्कुल मंत्र बोलते हुए, हीलिंग एनर्जीज भेजते हुए, ऐसे भाव क्रिएट करे कि भाई वो जो दूध है जो आपके शरीर से आपके बच्चे के शरीर में जा रहा है वो अमृत तुल्य है, और उसमें बहुत पौष्टिक तत्व है, वो बहुत न्यूट्रिशियस है, बहुत पावरफुल है, बहुत डिवाइन है, अमृत के समान है। और वो जब एक एक बूंद आपके बच्चे के शरीर में जा रहा है तो आपके बच्चे को पूर्णतः पोषित कर रहा है। इस तरह से हीलिंग के भाव के साथ में आप अपने बच्चे को एनर्जीज भेजें और फीड करें पूरी कंसंट्रेशन के साथ। मंत्र, जो मंत्र आपको आता है वो मंत्र की चैंटिंग करें, बहुत प्यार दे बच्चे को, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइम, ट्रस्ट मी, ये बहुत स्पेशल टाइम है आपका और आपके बच्चे का, जो आप जीवन भर याद रखने वाले हो, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है, ऐसी बॉन्डिंग वापस नहीं मिलने वाली, आपको कभी नहीं मिलेगी। तो इसका बेस्ट हमें सदुपयोग करना चाहिए। नाउ ये तो बच्चे की बात हो गई कि बच्चे का पीक्यू बढ़ रहा है क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ रही है और डिजीजेस से फाइट करने की क्षमता बढ़ रही है। बच्चे का आईक्यू बढ़ रहा है, उसका ईक्यू बढ़ रहा है, उसका एसक्यू बढ़ रहा है। तो जैसे गर्भ संस्कार में हमने बच्चे का पीक्यू, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू बढ़ाया, सिमिलरली हम ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी हम बच्चे का पीक्यू, आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू को बढ़ा रहे हैं। नाउ मदर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज गुड फॉर मदर? तो सबसे पहले इट इज कन्वीनियंट, हैसल फ्री एंड एब्सोल्युटली फ्री, मुफ्त है। पैसे लगते हैं क्या आपके दूध के? बिल्कुल नहीं लगते। दुनिया में हर चीज के पैसे लगते हैं, हर चीज के पैसे लगते हैं, लेकिन मां के दूध के पैसे नहीं लगते। प्लस ये हैसल फ्री है, इट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट। जैसे मेरी जब डॉटर थी तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, खाली मुझे एक चादर चाहिए थी, वो चादर लेके मैं जाती थी और कहीं पे भी जहां भी जरूरत हो बस बैठ गई, ढाक दिया, उसे फीड कर दिया। न स्टेरिलाइज करने का झंझट, न बॉयल करने का झंझट, मतलब कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स जस्ट यू, योर बेबी एंड यू नीड वन कवरिंग, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इससे ज्यादा कन्वीनियंट और क्या हो सकता है बताइए? Next, milk production in breastfeeding mothers burns calories and helps in weight loss after pregnancy. जितनी भी मदर है, जितनी भी मदर है, उन सबकी एक टेंशन तो होती है भाई, एवरीबडी इंक्रीजेस वेट इन प्रेगनेंसी, किसी का कम किसी का ज्यादा। मेरा तो दोनों प्रेगनेंसी में, यू विल गेट अ शॉक, 35 किलोज हुआ है। आई वॉज जस्ट फ्यू किलो शॉर्ट ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट होने से बस मैं कुछ किलो से बच गई, भगवान की ब्लेसिंग थी, नहीं तो पता नहीं क्या होता था मेरा। बट मैंने 1 ईयर में वो पूरा का पूरा वेट शेड कर लिया, जस्ट इन 1 ईयर। कैसे? ब्रेस्ट फीडिंग से। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप अच्छे से अपने बच्चे को फीड करते हो, एक्सक्लूसिव फीड करते हो, तो आपका पूरा वेट लॉस हो जाता है। You don't need to do anything. In fact, people used to come to me and ask कि भाई इतने अच्छे से आप इतने फटाफट पतले हो गए, प्लीज हमें कुछ टिप दीजिए। तो मैं मजाक में कहती थी बच्चा कर लो आप उसको फीड कराने में अपने आप पतले हो जाओगे। सो
जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, दे शेड वेट वेरी वेरी फास्ट. Now, breastfeeding helps the uterus to come back to its pre-pregnancy size much faster. जो हमारे इंटरनल बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं उसका करेक्शन ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत अच्छे से आता है. प्लस जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है उनका लेटर ऑन लाइफ में चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है, कम हो जाता है. जो मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं या कर पाती हैं उनके ये सब होने के चांसेस आर लिटिल हायर. प्लस ब्रेस्ट फीडिंग, जो हम जब बच्चे को डिलीवर करते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, जिससे हम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं. कई बार बस फोन भी आता है कि दीदी बहुत पता नहीं क्यों बहुत लो फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा. देन आई टेल देम रिलैक्स, दिस इज वेरी नॉर्मल, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, फोकस ऑन समथिंग एल्स, फोकस ऑन योर बेबी कि कितनी मेहनत से आपने बच्चे को पाया है, उसे एंजॉय कीजिए. डोंट फोकस ऑन दीज फीलिंग्स बिकॉज दीज आर नॉर्मल. दीज आर नॉर्मल. होता है बिकॉज हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, सडनली आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आए हैं, एक बच्चा हुआ है जिसका आपको फुल टाइम ख्याल रखना पड़ रहा है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, बहुत सारी चीजें हेवायर हो गई है, तो नेचुरली इट इज वेरी नॉर्मल. बट जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो ये डिप्रेशन भी हमारा बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है. And then breastfeeding also helps in family planning by delaying our ovulation. So which is actually very good. जब तक आप breastfeed करते हो, the chances of second conception is very less. In fact, जब मुझे second baby को कंसीव करना है, I decided कि like मेरा जब first baby 2 years का हो जाएगा, then I'll plan for my second baby so that they have a good gap of 3 years, which is ideal according to me. तो जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई तो उनका फर्स्ट यही रिक्वायरमेंट था कि यू कैन स्टार्ट विद द प्रोसेस व्हेन यू स्टॉप फीडिंग. सो मेरा डिसीजन ही था कि भाई 2 इयर्स तक मुझे अपने बच्चे को फीड करना है, तो आई फेड हिम फॉर 2 इयर्स एंड देन आई स्टार्टेड फॉर माय प्लानिंग फॉर माय नेक्स्ट बेबी. सो ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन डिलेइंग ओवुलेशन. And then breastfeeding helps to build up the self-esteem and self-reliance of the mother and bond बेटर विद द बेबी. जैसा कि मैंने कहा, जो बॉन्डिंग फीडिंग के टाइम पे डेवलप होती है वो कभी नहीं होती. सच्ची बता रही हूँ मैं, जब मुझे अपनी डॉटर को वीन करना पड़ा, लाइक यू नो आई हैड टू स्टॉप फीडिंग हर, जितना वो रोई होगी शायद उतना ही मैं भी रोई होंगी. इट वॉज इक्वली ट्रोमैटिक फॉर बोथ ऑफ अस, फॉर द मदर एज वेल एज द चाइल्ड, because it was such a beautiful process. Like बेटे के टाइम में मुझे उतना फील नहीं हुआ. Why? Because I knew that I'm going to conceive second time. So ये सुख मुझे वापस मिलेगा. But मेरी डॉटर के टाइम में मुझे मालूम था कि like in this life at least this is over. Now ये सुख मुझे वापस नहीं मिलने वाला है इस जीवन में, इस शरीर में. तो बहुत मुझे उस बात का हर्ट फील हुआ, बिकॉज वो जो बच्चे को अपने पास क्लोज लेकर जो एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट होती है, वो दुनिया की कोई भी सुख से बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ा सुख होता है. सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना इंपॉर्टेंट बेबी के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट मदर के लिए भी है. नाउ हाउ टू डू ब्रेस्ट फीडिंग इफेक्टिवली, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स होते हैं हमारे माइंड में. सो आई जस्ट पुट इट ऑल टुगेदर. इनफैक्ट आप लोगों ने मुझे हेल्प किया है ये सारे स्क्रीन्स को, स्लाइड्स को डेवलप करने के लिए, बिकॉज आई कीप रिसीविंग फोन कॉल्स द मोमेंट चाइल्ड इज डिलीवर्ड. मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं, फ्रैंटिक कॉल्स आते हैं कि भाई क्या करें, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. तो मैंने अपने सारी कम्युनिकेशन को बिल्कुल रिकॉल किया, एंड रिकॉल करके आई प्लान्ड दीज स्लाइड्स फॉर यू सो दैट यू गेट एन आइडिया. सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात जो है वो है ब्रेस्ट फीड योर बेबी ASAP. डिलीवरी के तुरंत बाद जितनी जल्दी आप फीड कर सको, विद इन एन आवर हो सके तो नथिंग लाइक इट. ब्रेस्ट फीड ASAP. तो नॉर्मल डिलीवरी में it is much better, but जब cesarean होता है तो होश आता है and then like it's little painful, but that's why I'm taking this session for all of you in the pregnancy stage itself, कि आपको इस बात की क्लैरिटी हो. आप अपने डॉक्टर को पहले से बोल के रखो कि
बच्चे को पहला फीड मुझे ही करना है, तो मैं जैसी भी हूं प्लीज मेरे बच्चे को मेरे पास लेके आइएगा, मैं उसे फीड करूंगी। सो यू हैव टू फीड योर बेबी विद इन एन आवर ऑफ डिलीवरी। शुरुआत में जो दूध होता है ना वो बहुत गाढ़ा येलो कलर का होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, विच इज वेरी 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 बेनिफिशियल एंड न्यूट्रिशियस। बहुत थोड़ा निकलता है इसलिए कई बार मदर्स डिस्टर्ब भी हो जाते हैं कि अरे दूध नहीं हो रहा, दूध नहीं हो रहा। शुरुआत में दूध कम होता है क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है, वो कोलेस्ट्रम है। और ये भी मिथ है कई लोगों में कि उसे बेबी को नहीं देना, फेंक देना है, बिल्कुल गलत बात है। यू शुड फीड योर बेबी दिस येलोइश कलर मिल्क, एकदम गाढ़ा गाढ़ा जो है, बिकॉज ये आपके बेबी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बेबी को जो एक इंस्टेंट न्यूट्रिशन की जरूरत होती है जस्ट आफ्टर बेबी इज बॉर्न, वो इससे मिलता है। अब एक जो कंसर्न सब मदर में होता है, वेदर माय बेबी इज गेटिंग इनफ और नॉट। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, बच्चा जैसे रोता नहीं है, घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे भूखा है, भूखा है, भूखा है, भूखा है। मतलब सबको लगता है कि बच्चे के रोने का सिर्फ एकमात्र कारण है, वो है भूख। यस, बच्चा भूख के लिए रोता है, बट जरूरी नहीं कि उसकी हर क्राइम जो है वो भूख के लिए है। वो 100 अदर रीजंस के कारण रो सकता है। इनफैक्ट बच्चे का कम्युनिकेशन करने का एकमात्र तरीका ही रोना है। उसे गर्मी लग रही है तो भी वो रो के बताएगा, उसे ठंड लग रही है तो भी वो रो के बताएगा, उसे कुछ चीज पसंद नहीं आई तो भी वो रो के बताएगा, उसे आपकी गोदी चाहिए तो भी वो रो के बताएगा, उसे भूख लग रही है तो भी वो रो के बताएगा। उसका एक ही लैंग्वेज है हम तक कम्युनिकेट करने का, वो है रोना। सो रोना डज नॉट मीन दैट योर चाइल्ड इज हंग्री। बट हमारे जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको, बिकॉज नेचुरली उनको काफी टाइम हो गया है, सो दे फॉरगॉटन कि भाई क्या हुआ था उनके साथ में। दे फील कि बच्चा रोया मतलब उसे भूख लगी, और पैनिक शुरू हो जाता है। ट्रस्ट मी, जब मेरा फर्स्ट बेबी था आई यूज टू बी अंडर प्रेशर ऑल द टाइम, क्योंकि वो जब रोए लग रहा है उसे भूख लग रहा है और हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम करें क्या। बट अगर आपका बेबी ब्रेस्ट ब्रेस्ट मिल्क पर है, सिर्फ आपके दूध पर है और कोई टॉप अप चीजें आप नहीं दे रहे हो, नो वाटर, नथिंग नथिंग, और अगर वो 6 टाइम्स यूरिनेट कर रहा है, 6 to 8 टाइम्स विद इन 24 आवर्स, और अगर वो एक्टिव है, उसका वेट गेन हो रहा है प्रॉपर, दैट मीन्स योर बेबी इज वेल फेड। योर बेबी इज वेल फेड। देन डज नॉट मीन कि वो जब रो रहा है हर समय तो वो भूख के लिए रो रहा है और उसका पेट नहीं भर रहा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बिकॉज बहुत सारी मदर्स, स्पेशली फर्स्ट टाइम मॉम, मेरे से भी ये गलती हुई थी, फिर मैंने इमीडिएटली उसको करेक्ट करना शुरू किया। हमें लगता है कि हमारा बच्चा भूखा है, तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमारे मिल्क इज नॉट सफिशिएंट फॉर माई चाइल्ड, सो हम उसे फिर डब्बे का दूध देना शुरू कर देते हैं, और वहीं से सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि हमारा जो मिल्क है वो डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। बहुत इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है ब्रेस्ट फीडिंग का। बच्चा जितना डिमांड करता है हमारा शरीर उतना ही दूध प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपके बच्चे की डिमांड ब्रेस्ट मिल्क की जगह दूसरी चीजों से भी अगर पूर्ति हो रही है उसकी, अगर आप उसे पानी पिला दे रहे हैं या आप उसे डब्बे का दूध पिला दे रहे हैं, वॉट एवर, अगर दूसरी तरह से उसकी नीड्स की पूर्ति हो रही तो क्या होगा, अब भूख तो उसकी इतनी है ना, अब इतने में हमने उसका आधा पेट भर दिया तो उसका सिर्फ आधा पेट ही बचा है, तो वो कितना दूध खींचेगा आपसे, ओनली हाफ द क्वांटिटी। तो आपके बॉडी को क्या मैसेज जा रहा है कि मेरे बच्चे की रिक्वायरमेंट हाफ दी क्वांटिटी है, तो आपका मिल्क प्रोडक्शन क्या होगा, कट डाउन टू हाफ हो जाएगा। बिकॉज योर मिल्क सप्लाई टोटली डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, नथिंग। इससे बेटर इकोनॉमिक्स तो कहीं पे है ही नहीं। हमारा मिल्क क्रिएशन जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पर होता है। बच्चा जितना सक करता है, जितना डिमांड करता है, उतना डेवलप होता जाता है। इसलिए कभी हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल हमारा बच्चा थोड़ा जल्दी बॉर्न हो, बहुत हो, उसका वेट गेन नहीं हो रहा हो, और डिफरेंट अगर इश्यूज हैं, तो हमें सपोर्ट के लिए हमें टॉप अप मिल्क की जरूरत है तो हम दें। अदरवाइज आई विल स्ट्रांगली रिजेक्ट दिस कॉन्सेप्ट।
बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आप जैसे ही देना शुरू करोगे आप अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे, आपका मिल्क सप्लाई कट डाउन हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे आपका मिल्क सप्लाई कट डाउन होता जाएगा, धीरे धीरे आपका बॉटल सप्लाई बढ़ता जाएगा, और एक समय ये आएगा कि दूध ही नहीं है, और आप बोलोगे मैं क्या करूं, मिल्क है ही नहीं मेरा, इसलिए मुझे टॉप मिल्क देना पड़ रहा है। आप ये नहीं समझ रहे हो कि अज्ञानतावश आपने टॉप मिल्क शुरू किया, इसलिए आपका मिल्क सप्लाई खत्म हो गया। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज, मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं कि मिल्क सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए क्या करें। जितना फीड कर सकते हो उतना फीड कराओ, आपका बेबी जितना फीड लेगा उतना मिल्क सप्लाई बढ़ेगा। दिस इज लॉ ऑफ नेचर। लेट योर बेबी suck as much as possible. Breast milk provides enough nutrition and immunity for the baby, so it does not need anything else. कई बारी कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे को 2 महीने 3 महीने पर दाल का पानी शुरू कर दो, केला खिलाना शुरू कर दो, ये खिलाना शुरू कर दो। कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रॉपरली अपने बच्चे को फीड कर रहे हो तो आपके बच्चे को कोई चीज नहीं चाहिए। मदर मिल्क से बेटर कुछ है ही नहीं, मदर मिल्क से बेटर कुछ भी नहीं है, राइट? सो you don't need to give anything else to your baby, not even water. पानी भी नहीं देना। कई बार कई माएँ सोचती है अरे बहुत गर्मी है, गला सूख रहा होगा। मदर मिल्क इज 90% वाटर। आपके वाटर की फुल रिक्वायरमेंट आपके मिल्क से पूरी हो जा रही है। अगर लग रहा है आपके आपके बच्चे को प्यास लग रहा है, उसे फीड करा दो, कोई पानी देने की जरूरत नहीं है। उल्टा आप दोगे तो इन्फेक्शन वगैरह और ना हो जाए। इम्यूनिटी। एंड देन अब ये भी एक सवाल आता है कि कब फीड करें, कितने देर के लिए करें। तो दो कॉन्सेप्ट है इसमें, एक है डिमांड फीडिंग और एक है स्केड्यूल्ड फीडिंग। सो डिमांड फीडिंग इज द आइडियल। जब बच्चे को भूख लगा, खुद सोचो ना, अब आपको जब भूख लग रही है तब आप खा रहे हो, तब तो आपको खाने में खुशी है। और कोई अगर आपको घड़ी देख देख के आपके मुंह में खाना ठूसे जा रहा है तो आपको खाना खाने की इच्छा होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इरिटेटेड हो जाओगे, इनफैक्ट यू विल गो एवर्स, आपको खाने से एलर्जी हो जाएगी। तो वही प्रॉब्लम बच्चों के साथ होता है। कई माएँ घंटा घंटा देख के जबरदस्ती फीड कराने की कोशिश करती हैं। यस, ये इंपॉर्टेंट है। इन केस योर बेबी इज लो इन वेट, थोड़ा अर्ली हुआ है, जैसे मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था, ही वॉज बोर्न इन द बिगिनिंग ऑफ द 9th month। तो उसमें प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरा बेबी जब 9 मंथ के बिगनिंग में हुआ तो उसके सकिंग पास डेवलप नहीं हुए थे, उसके सकिंग पास को डेवलप होने में और 10 to 15 डेज बाकी थे। तो मुझे, बिकॉज वो सक प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे फीडिंग टाइम भी ज्यादा लगती थी, प्लस मुझे एकदम 2 आवर्स के गैप पे मैंडेटरीली फोकस करके उसे फीड कराना पड़ता था। तो उसे फीड मुझे स्केड्यूल्ड वे में कराना पड़ता था। बट जैसे ही लाइक नो बाय द एंड ऑफ 1 month my baby became like all right and at par, then I shifted to, with my doctor's advice, I shifted to demand feeding, because demand feeding is the best feeding. Demand feeding is the best feeding. और कितना समय फीड करना चाहिए भी क्वेश्चन है। अब वो डिपेंड करता है आपके बेबी पर। कई बच्चे 10 मिनट में पूरा फीड फिनिश कर लेते हैं, कई बच्चे जो है जिनको आधी घंटा लगता है। सेम हम अडल्ट को देखिए ना, कोई फटाफट कब खाने बैठा और कब खा के उठा पता ही नहीं चलता है। और कई लोग जब बैठते हैं तो धीरे 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 खाते हैं। तो वो तो आपको अपने बेबी के पैटर्न से समझ में आ जाएगा कि वो उसे 10 मिनट लगते हैं कि आधी घंटे लगते हैं। तो जितना देर लगता है उतना देर उसे फीड करना है। एक क्वेश्चन आया है कि कि जो जेठानी है उनकी प्री मेच्योर बेबी हुई है और उनको उतना नेचुरली अभी मिल्क नहीं आ पा रहा है, तो पूछ रही है कि क्या मैं भी फीड कर सकती हूँ और उनके बेबी के लिए तो मिल्क कम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भी कम नहीं होगा। ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं और एक ही माँ होती है, वो एक बच्चे को भी फीड करती है, 2 को भी करती है, 3 को भी करती है और किसी के लिए कम नहीं होता। तो जितना बच्चा फीड लेगा, चाहे आपका बच्चा हो चाहे आपकी जेठानी का बच्चा हो, जितना फीड लेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्लीज अपनी जेठानी को बोलिए कि वो फीडिंग करना ना छोड़े, वो भरपूर फीड करे, वो भरपूर फीड करे अपने बेबी को, क्योंकि अदरवाइज उनका मिल्क सप्लाई डेवलप नहीं होगा।
क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्हें फीड करना ही है. It is very important for her to feed the baby also, but because premature हुआ है, अभी तक वो साइकिल प्रॉपर सेट नहीं हुआ है, तो आप you can just pitch in to give a supporting hand, but let her feed. तो पहला फीड उनकी खुद की मदर करे, वो बेबी की खुद की मदर पहला फीड करे, और वो फीड करने के बाद में अगर लग रहा है कि बच्चे का पेट नहीं भरा, तो आप उसे ले लीजिए और आप उसे फीड करिए. It is very, very good. There are questions also coming that many mothers don't get milk at all. तो इस पर भी मैं आती हूँ. Let me finish the session, and उसके बाद, because in the slides I've like planned a lot of things. उसके बाद we'll take all these questions, right? You just post all your questions. I'll take the questions after the session ends. So breastfeeding is very important because it is अगर हम डिमांड फीडिंग करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है अगेंस्ट scheduled feeding. Scheduled feeding is only recommended like in case of premature baby, when the baby is not strong enough or not understanding कि भाई उसे भूख लगी है, उसे cry call करना है वगैरह वगैरह, all these things. But then slowly steadily as the baby starts getting healthy and your cycle gets settled, you need to shift on to demand feeding only, because research has proved that babies fed on demand have higher IQ than babies fed on schedule. Next, milk that comes in the beginning is rich in carbohydrates, proteins and vitamins, while hind milk which comes at the end is rich in fat and calories. तो हमारे बच्चे को सब चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए और कैलोरीज भी चाहिए. तो यू नीड टू इंश्योर दैट बेबी गेट्स फुल. 4 मिल्क तो नेचुरली उसे मिल ही जाता है, बट कई बार हम कंप्लीट नहीं होने देते फीडिंग. वी शुड लेट द फीडिंग कंप्लीट. वो हाइंड मिल्क बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसका वजन नहीं बढ़ेगा प्रॉपरली. नाउ जैसा कि मैंने कहा, बॉटल फीडिंग इज अ डायरेक्ट कॉज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर. आपने जैसे बॉटल इंट्रोड्यूस कर दी बच्चे को, आप सोचिए आपका ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है. क्यों? एक तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, बच्चे को एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई ऑफ मिल्क मिल रहा है तो आपका सप्लाई रिड्यूस करेगा. दूसरा, जो बॉटल का जो निप्पल है दैट इज डिफरेंट एंड योर निप्पल इज डिफरेंट. बॉटल का निप्पल इज वेरी वेरी इजी, बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ती, फटाफट दूध आ जाता है. मदर के निप्पल में बच्चे को सक करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है. तो अगर बच्चे को बॉटल के निप्पल की आदत हो गई तो वो आपसे फीड लेना नहीं चाहेगा, बिकॉज उसे मेहनत लगेगी. एंड इट इज अ सैबोटेज टू ब्रेस्ट फीडिंग अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. जैसे कि अभी एक इन्होंने वो किया कि भाई मैं फीड करा दूं, और बाय एनी चांस वो फीड डायरेक्टली नहीं करा रही हैं, एक्सप्रेस करके करा रही, या कई सारी वर्किंग मदर्स हैं जो मिल्क एक्सप्रेस करती हैं, तो उसमें मैं सजेस्ट करूंगी सूतली आती है, वो छोटा सा कप जैसा होता है बच्चों का, जिसके आगे एक बीक जैसा बना हुआ रहता है, उससे फीड किया जाए. If you want to feed your baby, feed with that or feed with a spoon. Don't feed with bottle. क्योंकि आज के इस एनवायरनमेंट में जहाँ वर्किंग मदर्स हैं और बहुत सारे और कमिटमेंट्स हैं, हम हर समय फिजिकली डायरेक्ट फीड नहीं कर पा रहे. इवन इफ वी आर ब्रेस्ट फीडिंग, बट हम डायरेक्ट फीड नहीं कर पा रहे. वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस्ड मिल्क. अपने मिल्क को हम निकाल कर और फिर हम अलग से पिलाते हैं. तो तभी भी आप बॉटल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग बॉटल, तो आपका बच्चा क्या है, वो डायरेक्ट आपसे फीड लेना स्टॉप कर देगा, एंड दैट विल अफेक्ट योर साइकिल. सिमिलरली पैसिफायर्स आते हैं, इवन दोज आर नॉट गुड. दैट ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम विथ ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि उसमें भी बच्चे को सक करने की आदत हो जाती है. प्लस पैसिफायर्स एज सच आर नॉट गुड. उससे IQ रिड्यूस हो जाता है बच्चों का, कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाता है, बच्चों की ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है. तो पैसिफायर्स आर नेवर नेवर रिकमेंडेड. यू शुड नेवर यूज पैसिफायर्स, एंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तो इट इज वेरी सैबोटेजिंग.
Then, as I just shared, crying is not just an indication for hunger always. If your baby is active, 3 points आपको देखने हैं. अगर आपका बच्चा एक्टिव है, उसका चेहरा देखिए, उसके हाथ पांव को देखिए. अगर वो मजे से हाथ पांव फेंक रहा है, उसके चेहरे पे चमक है, खुशी है, एक्टिव है. अगर वो प्रॉपरली वेट गेन कर रहा है और वो 6 to 8 times in 24 hours यूरिनेट कर रहा है, that means he is well fed. You don't need to worry. Milk is supplied as per demand, so if you add on top milk with your milk, then your supply decreases. जैसा कि मैंने अभी शेयर किया कि डिमांड एंड सप्लाई है, हम अगर टॉप ऑन कुछ और कर देते हैं तो हमारी सप्लाई चली जाती है. अगेन फॉर्मूला मिल्क जो है वो बहुत मीठा होता है, टेस्टी होता है और बच्चे की लाइकिंग उसके लिए डेवलप हो जाती है. और आपका जो मिल्क है वो कैसा है, उसका टेस्ट वेरिएबल है. आप जैसा खाना खाते हो आपका मिल्क का टेस्ट वैसा हो जाता है. अगर आपने मीठा खाया तो मिल्क मीठी होगी, अगर आपने करेले की सब्जी खा ली तो शायद थोड़ी सी कड़वी कड़वी हो जाएगी. आप जिस तरह का खाना खाओगे उस तरह का टेस्ट जो है वो आपके मिल्क में होगा. सो आपका जो मिल्क है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट टेस्ट का नहीं है. और फॉर्मूला मिल्क जो है बहुत टेस्टी है. तो अगर आप अपने बच्चे को अगर आपने चटा दिया फॉर्मूला मिल्क तो वो आपका मिल्क लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे वो So again, it is a very big reason that we should not introduce formula milk as much as possible. This should be our last resort. Now, do not let engorgement of breast by regular sufficient feeding of your baby, and in case you can't, then pump it out. Engorgement क्या होता है, हमारा कंटिन्यूस मिल्क सप्लाई हो रहा है ब्रेस्ट में और हमारा बेबी फीड करता है. अगर कोई भी कारण से, जैसे कई बार बच्चे हमारे थोड़े बीमार होते हैं, तो बीमार होते हैं तो उस टाइम पे वो प्रॉपर सक नहीं कर पाते. हम भी बीमार होते हैं ना तो हमारी एपेटाइट कम हो जाती है, हम उतना खाना नहीं खाना चाहते हैं. तो इस तरह से कई बार सिचुएशन आएगी जब आपका बच्चा प्रॉपरली फीड नहीं ले रहा है या आपको कहीं जाना पड़ा है, उसके कारण आप बच्चे के पास नहीं हो, फीड नहीं करा पा रहे हो, तो ये मिल्क जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है आपके ब्रेस्ट में और गठान जैसा एक क्या बोलूं, बिल्कुल कड़क हो जाता है. इट इज वेरी पेनफुल, इट इज रियली इतना पेनफुल होता है कि लिटरली आपको बुखार आ जाए उस पेन से. आई थिंक यहाँ पे बहुत सारी मदर्स हैं, दे कैन टोटली रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग. आपको बुखार आ सकता है, वो इतना पेनफुल होता है अगर मिल्क इकट्ठा हो जाए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बच्चा कंटिन्यूसली आपका फीड लेता जाए और कोई कारण से अगर आप उसे फीड नहीं दे पा रहे हैं तो उसे पंप आउट कर दें, लेकिन इकट्ठा नहीं होने दे. बिकॉज अगर वो गठान बन जाएगी तो बहुत डिफिकल्ट होगी, एक तो आपकी तबियत भी खराब होगी, प्लस ये आपकी मिल्क सप्लाई को भी डिस्टर्ब करेगी. इनफैक्ट ऐसी गठान प्रेगनेंसी से बननी चालू हो जाती है, थोड़े थोड़े लंप जैसे बनने शुरू हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे ही. तो आपको अपने ब्रेस्ट पर बहुत ध्यान देना है प्रेगनेंसी के स्टेज से ही, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर से. और अगर आपको लगे कहीं पे भी लंप जैसा कुछ हो रहा है, देन मसाज दैट साइड फ्रॉम बॉटम अप, निपल की तरफ आप अपने ब्रेस्ट को मसाज करें और हल्के हल्के हाथों से मसाज करके उस जो मिल्क जो कलेक्ट हो गया है उसको रिलीज करवाएं. बिकॉज ये गठान बनी है, जो मिल्क कलेक्ट होके सॉलिडिफाई हो गया है, कड़क हो गया, उसके कारण गठान बनी है. तो आपको उसको रिलीज करना है. आपका ब्रेस्ट जितना हल्का रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ एनी क्या बोलूं लम्प्स रहेगा, आपका मिल्क फ्लो उतना अच्छा रहेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे लम्प्स को आप धीरे धीरे मसाज करके वो करें. और अगर पेनफुल हो रहा है देन डू आइस एप्लीकेशन, आइस पैक लगाएं उस पर, तो उससे धीरे धीरे उसका पेन भी कम होगा, प्लस मसाज करने से वो लम्प्स भी जाएंगे. तो दिस प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट्स in many women from the third trimester itself, क्योंकि तभी से थोड़ा थोड़ा मिल्क प्रोडक्शन शुरू होने लग जाता है whatever. So it is very important कि आप उसका केयर करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप नहीं केयर करोगे और इस तरह से गठान बनती जाएगी तो जब आप डिलीवर करोगे अपने बेबी को तो मिल्क को आने में तकलीफ होगी, वो आ नहीं पाएगी.
और आपको लगेगा आपका मिल्क बना ही नहीं है, और बहुत पेनफुल होगा, बहुत पेनफुल होगा। मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, इट्स लाइक रियली पेनफुल फॉर मी, रियली पेनफुल। हॉस्पिटल जो नर्सेस थी, दे रियली सपोर्टेड मी, आई एम सो थैंकफुल एंड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम कि उन्होंने इस तरह से मसाज करके, आइस पैक्स लगा के मुझे बहुत हेल्प किया था, एंड आई कुड फीड माई बेबी। अदरवाइज I couldn't even feed because it was so painful for me. And milk was also not coming out. So जब मैं second time pregnant हुई, I was like a pro mom, मुझे एकदम मालूम था, तो मैंने पहले से ही केयर करना शुरू कर दिया था, तो मुझे in my second pregnancy मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, pregnancy as well as my like delivery and feeding, कोई प्रॉब्लम नहीं है, because I knew what has to be done. That's why I'm sure there are many first time moms here. मैं ये सेशन ले रही हूँ, नहीं तो सबको लगेगा अरे ये सेशन की अभी हमें क्या आवश्यकता है, जब बेबी होगा तब देखेंगे, नहीं तब नहीं, हमें अभी से अपने को प्रिपेयर करना है, बिकॉज जब बेबी हो गया है उसे हर 2 घंटे में हमें फीड करना है, और वो एक बहुत पैनिकी सिचुएशन हमारे लिए हो जाता है। बट अगर हम पहले से पता हो हमें कि हमें बर्थ देने के 1 घंटे में फीड करना है, इस तरह से करना है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, और जब हम उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, देन इंस्टेड ऑफ ये एक बोलते हैं ना बिल्कुल क्राइसिस की सिचुएशन की जगह ये प्लेजरेबल सिचुएशन बन जाती है, राइट। अब नेक्स्ट है, अच्छा अब ये भी एक इश्यू होता है, कई बार कई फर्स्ट टाइम मॉम के निपल्स जो होते हैं वो इरेक्ट नहीं होते हैं, वो थोड़े अंदर की तरफ होते हैं, विच अगेन बच्चे को लैच ऑन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो प्रेगनेंसी के स्टेज से आप अपना निपल्स का ध्यान दीजिए कि वो बाहर की तरफ है कि नहीं है, इरेक्ट है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो स्लोली उसे मसाज करके उसे पुल आउट करने की कोशिश कीजिए आप, लेकिन टेक इट आउट। तो उससे क्या होगा कि यू विल गेट रेडी, बिकॉज यू नीड टू प्रिपेयर योर बॉडी। एंड पता है जब हम इस तरह की एक्टिविटीज पहले से करना शुरू कर देते तो हम क्या मैसेज भेज रहे अपने बॉडी को, दैट आई एम गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर लैक्टेशन, मैं अपने बच्चे को फीड कराने के लिए तैयार हो रही हूँ, और आपकी बॉडी जो है वो उसके लिए और बेटर तरीके से तैयार हो जाती है और उसको बेटर करने लगती है। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगी थर्ड ट्राइमेस्टर में आने के बाद में जितनी भी मदर्स हैं वो सब अपने एफर्मेशन में ये एफर्मेशन तो जरूर डालें, दैट आई एम लैक्टेटिंग वेरी वेल एंड माय बेबी इज वेरी वेल फेड। लेकिन इस तरह का कुछ एक अच्छा एफर्मेशन फॉर लैक्टेशन, फॉर ब्रेस्ट फीडिंग जरूर डालें। और जब आप वो विजुअलाइजेशन भी करते हैं, जो आप अपने मेंटल मूवी को भी सोचते हैं, उसमें कुछ समय लैक्टेशन पर जरूर दें, ताकि आपका जो पूरा मेंटल फ्रेम है, आपके जो सारे न्यूरॉन्स है वो सब उस तरह से काम करना शुरू कर देंगे। नाउ हाउ टू इंक्रीज योर मिल्क सप्लाई, दिस इज व्हाट मेनी ऑफ यू आर वांटिंग टू नो कि हम अपने मिल्क सप्लाई को कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट, फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ डिलीवरी और एज सून एज पॉसिबल। ये सबसे जरूरी है कि आप 1 घंटे के अंदर अपने बच्चे को जरूर फीड करें। फ्रीक्वेंट फीडिंग इवन एट नाइट, और बच्चा तो डिमांड करेगा ही, बच्चा छोटा है तो उसे नाइट फीडिंग लगती ही है, तो आपको फीड कराते जाना है। कई बार कई मदर्स होती हैं वो क्या करते हैं, दिन भर तो फीड करा देती हैं, बट नाइट में दे रिजॉर्ट टू बॉटल मिल्क, बिकॉज उनको बहुत मेहनत लगती है कि उठो बैठो बच्चे को लो फीड कराओ, और बच्चे को आधी आधी घंटे लगता है फीड करने में, तो नींद खराब होती है। बॉटल के उसमें क्या पट से बनाया, मुंह में बच्चे को बॉटल डाल दिया, आप भी आधे नींद में हो, बच्चा भी बॉटल से पी रहा है, बट दिस इज वेरी रिस्की, वेरी डेंजरस। एट द सेम टाइम यू आर कटिंग ऑन योर मिल्क सप्लाई लाइक दिस, यू आर टोटली कटिंग ऑन योर मिल्क सप्लाई। आपको एक्सक्लूसिव फीडिंग करनी है। द मोमेंट यू शिफ्ट फ्रॉम एक्सक्लूसिव फीडिंग, आपका फीडिंग धीरे धीरे कम होता जाएगा। मैं तो कहती हूँ या तो एक्सक्लूसिव है, नहीं तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है। 2 से 3 महीने में फीडिंग स्टॉप। मैक्सिमम मदर्स को मैं देखती हूँ 3 महीना ज्यादा से ज्यादा खींच तान के 4 महीने तक फीड करती हूँ, उसके आगे फीड ही नहीं कर पाती है। वाई? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। नेक्स्ट, प्रॉपर लैचिंग टू द ब्रेस्ट, ये बहुत जरूरी है, बच्चे को प्रॉपर लैच होना चाहिए। और इसके लिए आपके जो घर में आपकी मदर है, मदर इन लॉ है, आपकी एल्डर कोई जेठानी वगैरह है, ननद है जिनके पहले बच्चा हुआ है, जो एक्सपीरियंस्ड मदर्स हैं, बिकॉज हियर एक्सपीरियंस मैटर्स, तो जो एक्सपीरियंस मदर्स है वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकती है कि कैसे लैच करना है। द बेबी शुड लैच प्रॉपरली, बिकॉज अगर बेबी प्रॉपरली लैच नहीं करेगा तो वो सक नहीं कर पाएगा, और सक नहीं कर पाएगा प्लस आपके लिए पेनफुल भी होगा। ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट एट ऑल पेनफुल,
अगर बेबी प्रॉपरली लैच्ड है। बिकॉज कई बार बच्चे क्या करते हैं, बिकॉज हमें नॉलेज है, सिर्फ निप्पल पे लैच कराते हैं, पर सिर्फ हमें निप्पल पे लैच नहीं कराना है, उसके सराउंडिंग में जो बड़ा डार्क कलर का एरिया है वो फुल लैचिंग होनी चाहिए, वो पूरा ग्रिप ऐसा आना चाहिए, तब जाके बच्चा इस तरह से प्रॉपरली सक कर पाता है। तो प्रॉपर लैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then exclusive breastfeeding, and in case you have to stay away from baby, then use expressed milk. कि भाई आपको काम पे जाना है, मैंडेटरी है, तो आप क्या करोगे, तो आप अपने मिल्क को एक्सप्रेस कर लो। एक्सप्रेस मिल्क एट रूम टेम्परेचर इट कैन स्टे फॉर से 6 आवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर आप फ्रीज कर देते हो तो 24 आवर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप निकलने के ठीक पहले फीड करा दो, और फिर बीच में एक राउंड आपके एक्सप्रेस मिल्क का हो गया, फिर आके आप फीड कराओ। इस तरह से आप अपनी साइकिल को सेट करो। मतलब मैं जब अपने बेबी को फीड कराती थी, मैक्सिमम प्लेसेस तो आई टू टेक माय बेबी, बट कहीं पे अगर मैं नहीं ले जा पा रही हूँ तो मेरा काम होता था रेडी होने के बाद में लास्ट एक्टिविटी बिफोर वेयरिंग माय स्लीपर्स यूज्ड टू बी फीडिंग माय बेबी। एकदम लास्ट एक्टिविटी कि बस मैंने फीड किया, चप्पल पहनी और मैं निकली, और फटाफट 2 घंटे के अंदर, घड़ी देख के 2 घंटे के अंदर मैं वापस आ जाती थी, बिकॉज माई बेबी कैन डिमांड मिल्क एनी टाइम आफ्टर 2 hours, so as to come back within 2 hours to feed her back. So you need to be very disciplined, very very disciplined. और अगर आप कहीं गए हो और बच्चे को नहीं ले जा पा रहे हो, तो 2 घंटे में आप नहीं आ पा रहे हो, तो कोई आपके बच्चे को लेके वहां आ जाए, या फिर आप एक्सप्रेस करके जाओ, बट ये साइकिल मेंटेन होना चाहिए। अगेन यहाँ पे मेरा एक सबमिशन होगा, डायरेक्ट फीडिंग इज द बेस्ट। एक्सप्रेस्ड मिल्क की क्वालिटी जो होती है डाउन हो जाती है, जैसे वो दूध आपके अंदर से निकल के डब्बे में गया, बॉटल में गया, या किसी भी चीज में कंटेनर में गया, आउटसाइड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया, तो उसमें बैक्टीरिया जर्म्स लगने शुरू हो जाते हैं। इट इज नॉट दैट गुड, बट ऑफ कोर्स इट इज मच बेटर देन फॉर्मूला मिल्क or any other form of milk or any other thing. तो अगर आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, that you can't be with your baby for a long time, then the second best option is expressing your milk. But I will recommend कि आप जितना direct feed कर सके हो, nothing like it. Then very important is a relaxed, happy and confident mother. आप जितने रिलैक्स रहोगे, खुश रहोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे, आप उतना अच्छा फीड कर पाओगे। और जितने स्ट्रेस में आओगे, आपकी फीडिंग गड़बड़ हो जाएगी, आपका मिल्क सप्लाई कट डाउन हो जाएगा। मिल्क सप्लाई इज ऑपोजिट टू स्ट्रेस। जैसे स्ट्रेस बढ़ा, आपकी मिल्क सप्लाई पूरी कट डाउन हो जाती है, पूरी की पूरी कट डाउन हो जाती है। सो यू नीड टू बी हैप्पी, रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट। I had a wonderful pediatrician. Actually, I got all these guidance from him only because मुझे seriously first time pregnancy and काफी प्रॉब्लम थी। इवन फीडिंग में भी मुझे बहुत इश्यूज थे, बिकॉज मेरी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी। मेरा बच्चा भी लाइक एकदम बिगनिंग ऑफ 9th मंथ में हुआ था, सो ही वाज लाइक लिटिल ऑन द लेसर साइड ऑफ वेट एंड ऑल दो स्टफ, बट he always encouraged me. He always told me कि भाई मतलब why you are so creating so much of like you and cry about feeding. अब गांव में जाके देखो क्या करती गांव की माँ, अपना काम करी, घर का झाड़ू पोछा करी, खाना बना रही और सब चीज कर रही है, बच्चा रोया उठाया, लिया, फीड कराया, रखा, अपने काम पे लग गई। वो इतना कैलकुलेशन करती है क्या कि भाई इतना पिया नहीं पिया, क्या हुआ कैसा हुआ। आप लोग मिनट टू मिनट इतने कैलकुलेशन में लग रहे हो, जितने कैलकुलेशन में लगोगे उतना प्रॉब्लम आएगा। जस्ट बी रिलैक्स्ड, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड लेट इट बी नेचुरल। जितना लॉजिक माइंड लगाओगे, जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे, उतनी प्रॉब्लम है, और जितने रिलैक्स्ड, हैप्पी और कॉन्फिडेंट रहोगे, उतने आराम से आप फीड करा पाओगे। एंड देन अ वेल बैलेंस्ड गुड हेल्दी डाइट। ऑफ कोर्स यहाँ इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लैक्टेशन को प्रमोट करती है। इन माय नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट दैट, बट योर डाइट शुड बी वेल बैलेंस्ड, गुड एंड हेल्दी। डोंट ईट आउटसाइड फूड, बिकॉज आपका ये जो भी आप खा रहे हो ना, वो मिल्क के फॉर्म में आपके बेबी को जा रहा है। तो अगर आप जंक फूड, बाहर का अनहाइजीनिक फूड अगर आप खाते हो, तो वो आपके बच्चे को जाता है और आपके बच्चे की हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। तो अगर आप फीडिंग पर हो, तो यू नीड टू एंश्योर दैट योर डाइट इज एब्सोल्युटली बैलेंस्ड। बहुत मिर्च मसाले का खाना नहीं खाना है, बिकॉज बच्चे को फिर मिर्च लगेगी, वो पूरा उस बच्चे को जाएगा। मैदा, चीज, इस तरह के जितने भी अनहाइजीनिक चीजें हैं वो नहीं खानी है। मार्केट का खाना हमें एज मच एज पॉसिबल कट डाउन कर देना है। जितना हेल्दी डाइट रखेंगे, उतना ही हमारा मिल्क हेल्दी होगा और हमारे बच्चे को पोषित करेगा।
अवॉइड स्मोकिंग, एलर्जी मेडिसिन एंड अदर एडिक्शंस। आपको कोई भी फॉर्म ऑफ एडिक्शन, लाइक टी कॉफी इज ऑल्सो एन एडिक्शन, लिमिट में एक आध कप आप पी रहे हो तो ठीक है, मगर अगर आप कैफीन की इंटेक ज्यादा कर रहे हो, अगेन इट इज नॉट गुड फॉर योर बेबी इन प्रेगनेंसी एज वेल एज इन लैक्टेशन। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के सारे रूल्स लैक्टेशन पर वैलिड होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चा आपके अंदर है, बट लैक्टेशन में बच्चा बाहर है लेकिन आपके मिल्क के थ्रू जुड़ रहा हुआ है। तो आपके मिल्क के थ्रू आपके इमोशंस बच्चे को जा रहे हैं, आपके मिल्क के थ्रू आपके अंदर का न्यूट्रिशन आपके बच्चे को जा रहा है, आपके मिल्क के थ्रू आपके जो थॉट प्रोसेसेस है वो बच्चे को जा रहे हैं। यू एंड योर चाइल्ड आर कनेक्टेड विथ द मिल्क। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस का, अपने थॉट्स का, अपने एक्शंस का, अपने डाइट का, हर चीज का आप ध्यान रखें। से नो टू एडिक्शन। 9 महीना आपने प्रेगनेंसी में ध्यान दिया, और 6 महीना जब आप एटलीस्ट आप एक्सक्लूसिव फीडिंग पर जब तक हो तब तक तो आप पूरा ध्यान दीजिए। नो एडिक्शन। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगी कि जब तक आप फीड 1 टाइम या 2 टाइम भी कर रहे हो तो भी आप क्यों इस तरह का चीज अपने बच्चे को दो जो उसके लिए अच्छा नहीं है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड स्लीपिंग ऑन स्टमक प्रोन पोजीशन। कई बार कई वुमेन की आदत होती है पेट के बल पर सोने की, तो वो अच्छा नहीं है, प्रेगनेंसी में तो है ही नहीं और अभी भी अच्छा नहीं, बिकॉज ये क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है और प्रेशर के कारण हमारी मिल्क सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। सो व्हाट फूड इंक्रीजेज आवर मिल्क सप्लाई? सतावरी, ये एक जड़ी बूटी है जिसका पीसा हुआ हमें मिलता है, पाउडर मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स का है, बैद्यनाथ का, झंडू का, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स का मिलता है। तो आप कोई भी अच्छे ब्रांड का, आप केमिस्ट के शॉप से सतावरी ले सकते हो और दूध में उसको मिक्स करके आप पियो। तो मैं तो रेकमेंड करूंगी मॉर्निंग में दूध में आप 1 या 2 चम्मच सतावरी मिक्स करके लीजिए, और इवनिंग में प्रोटीनेक्स पाउडर इज ऑल्सो वेरी गुड, इट इज रिच इन प्रोटीन। तो आप 1 आध चम्मच प्रोटीनेक्स पाउडर मिक्स करके शाम को दूध के साथ आप लीजिए। तो मॉर्निंग में और शाम को सतावरी और प्रोटीनेक्स ऐड इंक्लूड टू योर डाइट, दैट विल इंक्रीज योर लैक्टेशन। देन ये जो तेल वाली चीजें हैं, जीरा, सौंफ, तिल, कोकोनट, आलमंड्स, मेथी दाना, ये सब हमारी मिल्क सप्लाई को बहुत इंक्रीज करता है। फिर कच्चा पपीता, गाजर, एप्रिकॉट्स, वाटरमेलन, ये सब से भी मिल्क सप्लाई बहुत इंप्रूव होती है। ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक पालक, मेथी, सरसों, बेसिल, एस्परगस, करेला, ड्रम स्टिक्स जिसको हम सहज भी बोलते हैं, कई सारे नामों से जाना जाता है। तो ये सब जो है ये हमारे लैक्टेशन को इम्प्रूव करता है। फिर अनाज में रागी हो गया, ओट्स हो गया, बार्ली हो गया, दाल में मसूर की दाल, इनफैक्ट दाल में दाल से ज्यादा दाल का पानी बहुत लाभदायक होता है। तो दाल को अच्छे से पकाइए और पकाने के बाद में जो उसका पानी पानी जो पोर्शन है, उस पानी में अच्छे से घी का तड़का डालकर आप उसको बिल्कुल ग्लास भर के पीजिए, इट विल डू वंडर्स टू यू। देन मिल्क is excellent for lactation, but ensure that you drink देसी गौ माता का, अगर मिल सके काउज मिल्क, तो नथिंग लाइक इट। मिल्क, पनीर, घी अमृत है, बट घी घर का बना हुआ हो, क्योंकि मार्केट का घी नहीं होता, प्योर कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो मिल्क, पनीर, घी, टोफू इज ऑल्सो गुड, टोफू इज मेड फ्रॉम सोया मिल्क, इवन दैट इज अ वेरी रिच सोर्स, गुड फॉर लैक्टेशन। So these are the things that really supply, increase your milk supply. Plus आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, they are like really, they are amazing, they are experts, they know much more than what I am guiding you on all these कि भाई क्या चीज आपकी मिल्क सप्लाई को इम्प्रूव करेगी, कौन सा फूड वगैरह। So go as per their guidance and these and this, ये जो फूड है ये आप पोस्ट डिलीवरी आपको लेना है, यू हैव टू फोकस, बिकॉज तब आपको लैक्टेशन को बढ़ाना है। बिकॉज जस्ट अभी क्वेश्चन आया कि हमको प्रेगनेंसी पर लेना है कि पोस्ट डिलीवरी, तो ये सब पोस्ट, बाकी प्रेगनेंसी दीज आर ऑल, मिल्क, पनीर, घी खाओगे तो वो अच्छा ही है, बट नेचुरली सतावरी, प्रोटीनेक्स यू डोंट नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सब पोस्ट डिलीवरी के बारे में मैं बता रही हूँ, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब एक और सवाल मेरे पास जो आता है, लेट मी जस्ट टच ऑन दैट ऑल्सो। कई बार बच्चे, जैसा मैंने बताया था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मेरा बेटा 9th मंथ के एकदम बिगनिंग में हुआ, जब उसके सकिंग पार्ट्स डेवलप नहीं हुए थे, तो उस समय क्या किया जाए।
लाइक व्हाट टू डू देन। तो मुझे क्या करना पड़ा था, मेरा बच्चा थोड़ा सा अंडर वेट भी बॉर्न हुआ था, ही वॉज लाइक 2 kilos some grams, like almost less than 2.5 kilos. So he was that little weak also, plus he was born a little early. He was not premature, he was born in the 9th month, but then he was born a little early. His sucking powers were not that developed, so he's not able to suck milk from me well. तो इनिशियली कुछ दिन तक मैंने उसे फीड करने की कोशिश की, बट फिर लगा कि वजन उतना बढ़ नहीं रहा है, और नेचुरली आई वाज अ फर्स्ट टाइम मॉम, आई वाज वेरी वेरी पैनिकी समझने। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया दैट व्हाट यू डू, यू फीड, जितना फीड कर सकते हो हर 2 घंटे में घड़ी देख देख के, लिटरली लिटरली हर 2 घंटे में, रात में भी 10 बजे मैं फीड कराती थी, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, पूरा मेरा रूटीन चलता था। मतलब अगर मेरा बच्चा सो भी रहा होता था तो भी मैं उसे हल्का हल्का जगा के लेके फीड कराती थी, बिकॉज दैट टाइम दैट वाज इम्पॉर्टेंट। तो मैं उसे फीड कराती थी। फीड कराने के बाद में अगर मुझे लग रहा है कि भाई उसका वो पूरा स्टक नहीं कर पाया, तो मैं मिल्क एक्सप्रेस करती थी, फीड कराती थी, एक्सप्रेस करती थी, एक्सप्रेस्ड मिल्क देती थी। और उसके बाद कभी कभार अगर उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि उसका पेट नहीं भरा, तो थोड़ा सा टॉप अप मिल्क। So it was a 3-step process. First, I used to feed, then I used to express, and then I used to, like, if required, on at certain times, I used to give him top up milk. तो इस तरह से पूरी साइकिल मुझे लिटरली हर 2 घंटे में बैठती थी और मुझे 1 घंटा लगता था ये पूरे साइकिल को करने में। इट वॉज अ वेरी टफ टास्क, ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं हो सकता, स्पेशली विद दैट बॉडी जो ऑलरेडी एकदम बीमार जैसी हो रखी है, बिल्कुल थकान है, सब है। इट वॉज वेरी वेरी टफ, बट आई गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स। माई डॉक्टर वॉज अमेज्ड। 1.5 महीने के अंदर मेरे बच्चे का जो वेट है बिल्कुल एट पार टू, अगर वो बिल्कुल प्रॉपर वेट पे होता था, जैसे प्रॉपर वेट बच्चे का 3 से 3.5 किलो का होता है, तो अगर वो उस वेट पर होता था, उस वेट के बच्चे का जो 1.5 महीने पे वेट होना चाहिए, मेरे बच्चे का वेट ऑलमोस्ट उस वेट पर चला गया था। फिर उसके बाद मैंने रिवर्स प्रोसेस शुरू किया, बिकॉज अब फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि सोनल, नाउ इफ यू कंटिन्यू विद दिस साइकिल, तुम्हारा बच्चा ओबीस हो जाएगा, you will be overfeeding him because now his sucking powers have also developed, don't do this। तो मैंने रिवर्स प्रोसेस चालू किया, मैंने टॉप फीड को कट डाउन किया, एक्सप्रेस मिल्क को कट डाउन किया। ऑफ कोर्स दिस आल्सो टुक टाइम, ऐसा नहीं कि एक दिन में सब हो गया, बिकॉज मेरे बच्चे को उसकी आदत हो गई थी, उसको थोड़ी थोड़ी टॉप मिल्क की आदत, उसको पता था कि पूरे फीडिंग के बाद में मुझे लास्ट में चॉकलेट जैसा मीठा मीठा कुछ मिलता है, चाहे 1 चम्मच ही मिले बट मुझे मिलता है, उसे आदत हो गई थी। तो इट वॉज डिफिकल्ट, बट धीरे फिर वो रिवर्स प्रोसेस शुरू किया, उसकी टॉप मिल्क को कट डाउन क्या, खत्म ही किया, एंड देन फिर एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, और फिर पूरे ब्रेस्ट फीडिंग पे लेके आए। तो ऐसे पहले मेरा कर्व ऐसा चला, फिर कर्व ऐसा चला, इट वॉज वेरी टफ, बट देन वी अचीव द रिजल्ट्स। सो डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं, जो मैंने अभी जो आपसे डिस्कस किया, दैट वाज ऑल आइडियल सिचुएशन, जब बच्चा फुल टर्म बेबी है, उसके सकिंग पास डेवलप्ड हैं, मदर की भी हेल्थ बराबर है, उस हिसाब से, विच इज, और ये सारे कंडीशंस 80 to 90% टाइम्स मैच कर जाते हैं। बट फॉर दोज 10 to 20% मॉम्स जिनके बच्चे थोड़े से जल्दी हो गए हैं, फीडिंग में थोड़ा इश्यूज हो रहा है, सो टेक दिस स्टेप कि भाई आप, लेकिन आप फीडिंग कराना छोड़ो नहीं, फीडिंग कराना बिल्कुल, बिकॉज अगर आपने फीडिंग कराना छोड़ा तो आपका मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सो यू हैव टू फर्स्ट फीड, एक्सप्रेस, और उसके बाद भी अगर बच्चे का पेट नहीं भर रहा है तो पेट तो भरना होगा ना। हम सिर्फ इस थ्योरी में चलेंगे कि भाई मदर्स मिल्क इज द बेस्ट और मैं दूं ही नहीं, तो नहीं चलेगा। अगर बच्चा भूखा है, रो रहा है भूख के कारण, तो आपको थोड़ा तो देना ही पड़ेगा, तो अब दो, बट आप मॉनिटर करो, जरूरी नहीं हर साइकिल में। जैसे मेरे पास फोन आते हैं, जैसे अभी कुछ महीने पहले एक मदर थी जिनको ये प्रॉब्लम हुई थी, आई शेयर दिस विथ हर कि भैया आप ऐसे करो, बट देन यू डोंट नीड टू गिव टॉप फीड एवरी साइकिल, हर साइकिल में जरूरी नहीं है। मे बी इस साइकिल में दिया तो शायद एक साइकिल ड्रॉप करके नेक्स्ट साइकिल में आपको टॉप फीड की देने की जरूरत पड़े, जब आपको लगे उसका। तो आप, यू नीड टू बी वेरी इंटेलिजेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक मदर से ज्यादा बच्चे को कोई नहीं समझ सकता, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको जजमेंट लेनी पड़ेगी कि अभी देने की जरूरत है कि देने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से
आप करिए, यू नीड टू ट्राई, बट आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम अपना मिल्क देना है, मुझे मैक्सिमाइज कराना है। दिस शुड बी क्लियर इन आवर माइंड। नहीं तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मदर्स में देखती हूँ वो इजी वे में चले जाते हैं, अरे क्या करे, बच्चा तो पीता ही नहीं है, मेरा तो बनता ही नहीं है, एंड दे स्विच ऑन टू बॉटल मिल्क एंड दे स्टार्ट फाइंडिंग इट वेरी कन्वीनियंट, एंड नेचुरली उनका फ्लो भी तब तक खत्म हो जाता है एंड कहानी वहां पे खत्म हो गई, कुछ नहीं किया जा सकता। बट दिस इज नॉट गुड फॉर योर बेबी एट ऑल। इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस भी होंगे, आपके बच्चे की इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, आपके बच्चे का हेल्थ उतना अच्छा नहीं होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने जिस तरह से आपको जो स्टेप बताए, जो मेरे डॉक्टर मुझे सजेस्ट किया, एंड इट रियली वर्कड, इट रियली वर्कड, really worked, because वो first 1.5 months was horrendous for me, horrendous मतलब horrendous, भयावह, कि 1.5 महीने मतलब बोलूं ना, हर 2-2 घंटे घड़ी देके मैं उसे फीड कर रही हूँ, और वो फीडिंग का पूरी कहानी 1 घंटा चल रही है। पहले लेके बैठो, फिर एक्सप्रेस करो, फिर लगे तो टॉप फीड प्रिपेयर करो, फिर वो दो। इट वॉज अ टफ टास्क, बट 1.5 महीने की मेहनत थी। बट मुझे इस बात की तो खुशी है कि मैंने जीवन भर के लिए अपने बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी दे दी, right? So with this we come to an end of our session, that feeding is the most beautiful gift you can give to your child, and this is the most enjoyable process. जैसा कि मैंने कहा, when I stopped feeding my daughter, वो पर्टिकुलर दिन मैं अपनी मदर के घर पे थी, मैंने मम्मी को दे दिया अपनी बेटी को, और मैं उससे दूर हो गई, और रात को भी उनको सुलाने के लिए दिया कि भाई आप ही सुलाओ, एंड पूरी रात ना वो सोई ना मैं सोई, पूरे दिन ना वो चैन से रही ना मैं चैन से रही। इट वॉज वेरी टफ, वेरी टफ, इट वॉज वन ऑफ द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ अगर मैं बोलूँ तो। बट आई हैड टू डू दैट बिकॉज आई हैड टू गेट ऑन टू द वीनिंग प्रोसेस, एंड डॉक्टर ने कहा अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा, बिकॉज शी वॉज सो हुक्ड टू माई फीडिंग। सो इट इज the most beautiful thing that you can, most beautiful gift you can give to your child, and it is the most beautiful process ever। जो bonding, जो warmth, जो बच्चे की स्मेल आप फीड करने के टाइम पे फील कर सकते हो, वो आप कभी नहीं कर सकते। और ये सिर्फ, ये बोलते हैं ना, ये जो गौरव है ये सिर्फ आपको प्राप्त हुआ है, ये और किसी को मिल ही नहीं सकता। हम वुमेन है, जस्ट लेकिन बी प्राउड टू बी अ वुमेन, बिकॉज ये जो इतनी स्पेशल चीजें वो सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और इसका चांस हमारी लाइफ में कितनी बार मिलेगा, वंस ट्वाइस और थ्राइस, नॉट मोर देन दैट। सो जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ इट। मेहनत जरूर है, फीडिंग इज नॉट एन ईजी टास्क, इट्स अ टफ टास्क, बट ट्रस्ट मी, एक बार आप यूज टू हो जाते हो ना, बिकम प्रो, इनफैक्ट आपका बेबी भी प्रो हो जाता है। मेरी बेटी जब 6-8 महीने की हुई ना, तो जब पैकिंग हो रहा है तो खुद ही है ना वो चादर उठा के पकड़ा देती थी कि दिस इज अ मैंडेटरी थिंग फॉर मी, जरूर होना है। तो लेकिन it's an amazing tuning between you and your child. Enjoy that. So with this, I come to an end to our session of today. I hope the session might have helped you, right? And in case there are any questions, then you please feel free to ask me. Let's congratulate Shraddha. She Thank you, is कितना मंथ everyone. का बेबी हो गया श्रद्धा आपका? 5 3 months, 4 months, months? 22nd को 3 months का हो जाएगा. Okay, so congratulations to you. She is from our गर्भ संस्कार group, और 3 months का बेबी है श्रद्धा का। श्रद्धा, प्लीज शेयर योर प्रेगनेंसी के अगर कुछ एक्सपीरियंस है, और स्पेशली आपके जो ब्रेस्ट फीडिंग के एक्सपीरियंस है, बिकॉज श्रद्धा हैड कॉल्ड मी एकदम पैनिक के साथ में, दीदी ऐसा हो गया, एंड नाउ शी इज super good. She's too good. I keep messaging her, is Shraddha everything okay? She just gives a thumbs up. Yes didi, सब अच्छा है, all good. So I'm so happy. So Shraddha, please share your experience with everybody, that will motivate everyone. आप सबसे अपना experience share करें. Yes, sure. First of all, thank you everyone and जय जिनेंद्र। 3 महीने का हो गया है मेरा अभी बेबी। ऑलमोस्ट सारी चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, सब कुछ सोनल दीदी ने सारी चीजें ऑलमोस्ट बताई दी है। कुछ मैं रिपीट ही वो बताऊंगी, ऐसा हो जाएगा। जो आपने बताया है, सेम चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा दी का फर्स्ट बेबी हुआ था, सेम मेरा भी वैसा बेबी हुआ था। 9th मंथ की झलक लगते ही मेरी डिलीवरी हुई थी, बिकॉज ऑफ फ्लूइड कम था, ब्रीच पोजीशन थी, तो सी सेक्शन के थ्रू डिलीवर करना पड़ा था। 22 दिसंबर को हुआ था। और जैसे ही डिलीवर हुआ, जैसे कि दी ने बताया कि
फर्स्ट फीडिंग देनी चाहिए विद इन एन आवर, फर्स्ट टच माँ का होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो सब मैंने किया, पर जो जैसे कि मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मैं उतना फीडिंग फर्स्ट विद इन आवर उतना दे नहीं पाई। सिस्टर ने आके थोड़ा सा ये कर प्रेस करके दिया बेबी को, और विद इन आवर उसको शिफ्ट करना पड़ा आईसीयू में, बिकॉज ऑफ वो उसका सकिंग पावर नहीं था, थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी उसको, जैसे वो सक कर रहा था। जैसे कि डिलीवर होता है तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते ही है वहां पे, तो उनके थ्रू विद इन आवर वो चला गया था, और वो भी 1 घंटे 2 घंटे के दूर अमरावती है, वहां पे उसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा कि मेरा ब्रेस्ट भर गए थे, तो मैंने आपको कॉल किया था, तो सोनल दी ने वैसे ही बताया, तो वैसे ही मैंने हॉस्पिटल में स्टार्ट कर दिया था दूध निकाल के फेंकने पंप का। आउट करना, पंप आउट हाँ करना राइट, आपने शुरू हाँ। कर दिया। मेरे पास तो पंपिंग वगैरह मशीन थी नहीं उस टाइम पे, तो दबा दबा के। गरम बॉटल लेती थी सिस्टर से, वो सेकती थी और फेंकती थी ऑटोमेटिक। वहां पे मौसी वगैरह होती थी, उनसे मसाज करके, बट वो बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि बहुत वो लोग को बहुत डॉक्टर पेनफुल का रहा गाइडेंस होगा। नहीं होता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट था। फिर जैसे मैं वहां पे शिफ्ट हुई मुर्के हॉस्पिटल में, अगर किसी को डिलीवरी करना है तो मुर्के हॉस्पिटल इज द बेस्ट। भले डिलीवरी ना करवाओ, डिलीवरी कहीं पे भी करवाओ अगर आसपास हो, तो मुर्के हॉस्पिटल इतना बेस्ट हॉस्पिटल है कि वहां पे मुझे फीडिंग कैसे करनी है ये पूरा सिखाया गया। फीडिंग जब तक, मतलब अगर वहाँ का ऐसा रूल है, अगर आप फीडिंग नहीं सीखो तब तक कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी वहां से। मतलब मैं इतनी लकी थी कि मेरे आसपास जितने भी लोग थे, हॉस्पिटल अच्छा मिल गया बेबी को, सोनल दी के कांटेक्ट में थी, मेरे एक चाचू है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो मेरे पास ऐसे काफी लोग थे कि मैं बहुत, मतलब बहुत ही सच्ची लकी थी, और जो जो आपने बताया सबसे एक्सपीरियंस हुआ मेरा। और वो ऊपर की सिस्टर, और तुरंत मुझे शिफ्ट नहीं किया गया, 7 डेज बाद मैं बेबी की वहां शिफ्ट हुई, बेबी के हॉस्पिटल में। 7 डेज तो मैं दूर ही थी। फिर 7 डेज बाद जब शिफ्ट हुई बेबी के पास, तब तुरंत मुझे बेबी के पास नहीं शिफ्ट किया गया। बेबी तो आईसीयू में रहता था, मैं रूम में रहती थी, सिस्टर आती थी मुझे बुलाने के लिए, तुम सब बाहर उठ लो। वो जो फीलिंग है वो मुझे समझ में आई कि माँ की फीलिंग क्या होती है। तब तक के बस ऐसा डर था कि मेरा बेबी है वहाँ हॉस्पिटल में, पर जब वो उसको देखती थी वो रोता था, मतलब बहुत ही छोटा सा था, 2.5 किलो का ही हुआ था वो। फिर फीडिंग करने के लिए जाती थी, पर तब वो 10 मिनट के ऊपर फीडिंग लेता नहीं था। तब डॉक्टर से मैं यही पूछती थी कि यार उसका शायद पेट भरता नहीं है, या फिर वो लेता नहीं है बराबर, ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता था, जो जैसे कि आपने बताया स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस, तो सेम मेरी वही फीलिंग थी। पर डॉक्टर ने बोला वो उसका वेट कम है, तो धीरे धीरे उसका स्टार्ट करेगा वो। उसके बाद धीरे धीरे उसने स्टार्ट किया फीडिंग लेना। ये एक एक्सपीरियंस था। वहां पे भी वो फीडिंग लेता था, फिर भी मुझे थ्रो करना पड़ता था मिल्क। ऐसा नहीं है कि उसने फीडिंग स्टार्ट कर दिया, फिर भी मिल्क तो ज्यादा बनता था ना उस टाइम, वो बहुत थोड़ा थोड़ा लेता था, तभी भी मुझे एक्सप्रेस करके निकाल के फेंकना पड़ता था। वो एक चीज थी। उसके बाद फिर बेबी को मेरे पास कुछ दिन शिफ्ट कर दिया गया, 2-4 दिन में बेबी नीचे आ गया आईसीयू के बाहर। फिर वहां पे भी रूम में ब्रेस्ट फीडिंग हुई। उसके बाद देखा डॉक्टर ने, और ब्रेस्ट फीडिंग होती है तब कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के लिए बेबी का वेट लॉस होता है, उसके बाद धीरे धीरे वेट गेन होना चालू कर होता है। तो जैसे कि पुराने लोग बोलते थे एक साइड मिल्क होता है और एक साइड पानी होता है, तो ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर ने बोला। डॉक्टर ने बोला नहीं होता। स्टार्टिंग का जो दूध होता है वो बेबी का थर्स्ट, मतलब उसकी प्यास बुझाता है, जो पीछे का दूध होता है वो फैट रहता है। एग्जैक्टली, आगे का और कार्ब आपसे भी, प्रोटीन और विटामिन है। हाँ, तो आपने, आपसे मेरी बात हुई थी तब आपने बोला था, मैंने आपको बताई थी कि बेबी को ऐसा लगता है क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर में पीने लगता था ना, तो जैसे पहले ब्रेस्ट हेवी लगते थे, एक टाइम के बाद वो हेवीनेस मुझे लगता नहीं था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी अब 2-2 3-3 घंटे में करेक्ट। पीने लग गया था। तो वो हेवीनेस फील नहीं हो, तो मेरे को डर लगता था कि यार ये बेबी का शायद पेट नहीं भर रहा है, वो रो भी रहा है, और हेवीनेस नहीं फील होती, नहीं तो ऐसा थ्रो होने लगता था, मतलब आपकी ब्रा लाइक
गीली होने लग जाती थी, थोड़ा सा अगर धक्का लगा ब्रेस्ट को तो होने लग जाता था, पर वो उतने हो ही नहीं रहते टाइट, तो मुझे लग रहा था दूध तो बन ही नहीं रहा है। मैं डर जाती थी, कुछ कुछ एक दो बार रात में भी बेबी उठा मेरे को तो एकदम ढीले लगने लग गए। मैं तुरंत चाचा को फोन की कि ऐसा ऐसे, तो चाचा बोले तू टेंशन ले रही है, ऐसा नहीं है, प्रॉपर हो रहा है, लगे तो ऐसा कर, तो थोड़ा स्नैक्स वैक्स रात में खा लिया कर करके। तो फिर रात में मैं 10 बजे, ऐसे में तो खाने की आदत नहीं है, पर मैं 10 बजे मिल्क ले लिया करती हूँ जस्ट बिकॉज फीडिंग के लिए। ये सब जो जो आपने एक्सपीरियंस बताया, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने नोट डाउन करके लिखी रखी है, आपने सब कुछ किया है। मैं आप जो बताओगे ना, मैं सारी चीजें बस ऐसा होगा कि मैं वो रिपीट ही बताऊंगी। थैंक यू श्रद्धा। और ऑलमोस्ट अभी सब श्वेता, कुछ आपने बता दिया है। नहीं तो, नहीं श्रद्धा का जब मेरे पास फोन आया था देन उसके बेबी को लेके गए थे। शी वाज, तब बेबी शायद 2 days का हुआ था आई गेस। हाँ, एंड शी वाज विद इन वेरी 1 आवर पैनिकी, उसको बहुत शिफ्ट डरी किया हुई गया। थी, बहुत डरी हुई थी। तो द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड हर कि पहले तो डरना बंद करो, आपके बेबी को अच्छे के लिए लेके गए हैं, आप जल्दी उसके पास जाओगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द थिंग विच आई सजेस्टेड हर वाज कि आप अपने मिल्क को एक्सप्रेस आउट करो। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होगा, अगर आप मिल्क एक्सप्रेस आउट नहीं करोगे तो मिल्क का एक तो बनना बंद हो जाएगा, और दूसरा आपके एनगॉजमेंट आ जाएगी, गठान आ जाएगी, जो बहुत पेनफुल होगी और आपकी तबियत खराब करेगी। सो वी नीड टू एक्सप्रेस आउट द मिल्क सो दैट, बिकॉज एक्सप्रेस मतलब बच्चा पी रहा है उससे एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, दूध जैसे खाली होने लग जाता है ब्रेस्ट से तो नया दूध भरने लग जाता है। तो हमारा जो साइकिल है डिमांड एंड सप्लाई का, वो कंटिन्यूड रहता है। सो बिकॉज शी डिड दैट, अगर वो 1 वीक तक श्रद्धा ये नहीं करती थी तो शायद वो फिर 1 वीक बाद फीड नहीं करा पाती थी प्रॉपर, बिकॉज उसका मिल्क सप्लाई कट डाउन हो जाता था। बिकॉज उसे बहुत पेनफुल था, बट वो करती गई, अपने मिल्क को निकालती गई, उसको क्लियर करती गई ताकि सप्लाई मेंटेन रहे। उसके कारण क्या हुआ कि जब 1 वीक बाद बेबी मिला और वो फीड कराई तो वो साइकिल मेंटेन रहा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम ये सब जगह में मिस कर देते हैं। हम वो डिमांड सप्लाई को समझ नहीं पाते। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, यू आर सॉर्टेड। और जो भी वुमेन जिनको प्रॉब्लम हो रही है, वो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है कि बिगनिंग में उनकी तबियत ठीक नहीं या कुछ ठीक नहीं, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, आजकल इजी वे ले लेते हैं, शी वेंट टू अ वंडरफुल हॉस्पिटल। नहीं तो बहुत सारी जगह क्या होते हैं, लोग दिमाग ही नहीं लगाते, सीधा निकाला फॉर्मूला मिल्क, घोला पानी में और बॉटल में डाला और मुंह में घुसाया, बस खत्म। और एक जैसे ही चीज और एक्टिविटी बोलना की, चाहूंगी, स्टॉप। यस प्लीज श्रद्धा, एक चीज प्लीज और शेयर। बोलना चाहूंगी कि हम्म। जैसे आपने बताया था निप्पल कैसे निकाला, तो वो जो मेड थी वहां की, वो जो निकालती थी, और जो आपने बताया कि उसका पूरा मुंह जाना चाहिए बेबी के मुंह में, और जब आप हम्म। निकाल रहे हो फिर तभी भी सिर्फ आपने ब्लैक कलर का पार्ट हाँ। करना, प्रेस करना चाहिए। हम्म। अदरवाइज स्टार्टिंग में आपको बहुत डिफिकल्ट होता है वो जब प्रेस करते हैं वो निकालना। तो खुद में भी याद सिर्फ रखना आप कि जब वो अपने जो ब्लैक पॉइंटेड, कलर का पार्ट ही प्रेस करे और निकाले। और स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत लोगों के एग्जैक्टली साथ जो एक्सपीरियंस आपका हो निप्पल कि ऊपर है, अगर आप सिर्फ उसको प्रेस करते हो, दैट इज वेरी पेनफुल। आपको जो उसके सराउंडिंग का जो बड़ा एरिया है, आपको पूरे को प्रेस करना है, क्योंकि हाँ, जो रियल स्किन वहां भी से है हो उसको रहा भी है। प्रेस नहीं करना है। हम्म। वो जो स्किन है आपकी, जो पूरा ब्रेस्ट है, हम्म। उसको भी आपको हम्म। प्रेस नहीं करना है, उससे आपके सिर्फ पूरे वो वाली ब्रेस्ट ढीले पोर्शन। हो जाएंगे, नीचे हम्म। चले जाएंगे। आपको बस ब्लैक कलर का निप्पल के साइड का पोर्शन प्रेस करके यस। मिल्क निकालना है। यस, और आई होप आप स्टार्टिंग लोग में को ऐसा समझ भी हो आ सकता रही है। होगी ये बात। एकदम करेक्ट, श्रद्धा ने बहुत अच्छा चीज पॉइंट आउट किया कि जब आप और यही लैचिंग का भी प्रोसेस है। कई बार हम बेबी को रॉन्गली लैच कर देते हैं, सिर्फ जो पॉइंट निकलता है वहां तक ही मुंह डालते हैं, तो वहां से दूध नहीं आ रहा है, दूध आ रहा है उसके सराउंडिंग से। तो जब बेबी पूरा बड़ा मुंह खोल के फुल लैच करता है तो वो प्रॉपरली ऐसे ऐसे सक कर पाता है, और जब वो प्रॉपरली सक कर पाता है तो मिल्क फ्लो होता है। बाकी और ब्रेस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ उतने ही सी पोर्शन का कनेक्शन है। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट। बहुत लोग ऐसा सोचेंगे पंप ले लिया, पंप में हो 150 रुपए का पंप आता है, वो यूजफुल नहीं है, बिल्कुल काम का पंप नहीं है वो। इलेक्ट्रॉनिक पंप एक बार का काम का है, पर वो 8,000 5,000 का आता है, दैट इज वेस्टलेस। तो उतना कोई लेगा नहीं ना थोड़े से दिन के लिए।
और इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि पंप आउट जब आप करते हो ना, तो भी आपका डिमांड एंड सप्लाई उतने प्रॉपरली मीट नहीं कर रहा है। बच्चा जब सक करता है तभी डिमांड एंड सप्लाई होता है। पंप आउट जब आप मशीन से कर रहे हो तो खाली अपने ब्रेस्ट को एम्प्टी कर रहे हो, बट जो सकिंग करने का जो इफेक्ट है वो नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे आपका सप्लाई कट डाउन होगा। अगर आप सिर्फ पंप आउट करके बच्चे को फीड करा रहे हो और एक बार भी आपका बच्चा डायरेक्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, तो अगेन आपके मिल्क सप्लाई पर इम्पैक्ट आएगा। पर भी तो स्टार्टिंग डेज इसलिए में आपको करना पड़ता है, जब यस बेबी उतना यस फीडिंग नहीं लेता है ना, तब यस, आपको करना पड़ता है, कुछ दिन करना पड़ता है, कुछ दिन वो भी आपको वो मतलब। भी श्रद्धा वो भी श्रद्धा सिर्फ मेरे और आपके केस में, बिकॉज हमारे बच्चे की सकिंग पावर्स उतनी अच्छी नहीं हाँ, थी। नहीं दैट्स थी वाई, उसकी। इसलिए मैंने शेयर किया ना कि पहले मैं उसे फीड कराती थी, फिर मैं पंप करके एक्सप्रेस करके वो दूध पिलाती थी। उसके बाद कभी एक आध बार मुझे लगा पेट नहीं भरा तो फिर टॉप फीड देती थी, बट पंप करके मुझे पिलाना ही पड़ता था बिकॉज उतना फीड ले ही नहीं पाता था, उसके सकिंग पास नहीं हुए। वही मेरी जब डॉटर बॉर्न हुई वो 38 वीक्स पे बॉर्न हुई, तो शी वॉज अ फुल टर्म बेबी। तो ना मैंने उसके टाइम पे फॉर्मूला मिल्क खरीदा, ना बॉटल खरीद, ना एक्सप्रेस की मशीन खरीदी, कुछ नहीं खरीदा। मुझे सिर्फ एक चादर चाहिए होता था उसके लिए, दैट्स इट। मैं वो और एक चादर, बस हम तीन से सारा काम हो जाता था। बस चादर उड़ाती थी और दुनिया में कहीं पे भी उसको लेके, चाहे फ्लाइट में हूं, चाहे ट्रेन में हूं, चाहे बस में हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज शी वॉज अ फुल टर्म बेबी। मतलब उसकी फर्स्ट फीड से ही कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो जब बॉर्न हो गई तब से उसने एकदम प्रॉपर फीड लेना शुरू कर दिया। इट वॉज अ कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस। मेरे बेटे का और मेरी बेटी का बिल्कुल ऑपोजिट एक्सपीरियंस था। मेरे बेटे का ये स्टेज आया जब उसका 1.5 से 2 महीना पूरा हुआ, तब जाके लेकिन जो मेरी बेटी का फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स में जो कंडीशन थी वो उसकी 1.5-2 मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने पे वो कंडीशन आई थी, बिकॉज सकिंग पास आने में उतने टाइम लगे थे, बिकॉज ही वॉज बॉर्न लाइक ऑलमोस्ट इन 34 वीक्स और वो बॉर्न हुई थी 38 वीक पे, तो बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो ये जो श्रद्धा बोले पंप लगता है, वो हमारे केस में लगा बिकॉज सकिंग पास डेवलप नहीं थे, बट जिनके फुल टर्म बेबी होता है ना, उनको जरूरत नहीं होती, दे डोंट नीड इट, बिकॉज बेबी में उतना सकिंग पास है, वो डायरेक्टली सक कर लेता है, यू डोंट नीड टू पंप। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मेरा बेबी उतना वीक था, उस वो सक भी नहीं कर, मतलब वो सेम चीज सक जल्दी नहीं वो कर पा रहा प्रीमेच्योर था। बॉर्न नहीं हुआ पर था, फिर बट भी बिफोर टाइम उसने बॉर्न हुआ था। मेरे निप्पल्स पूरे क्रैक कर दिए थे। एक तो ये जरूरी हो सकता है कि उसने वो चीज किया, फिर मैंने उसने प्रॉपर लैच नहीं किया होगा, इसलिए उसने पूरे हम्म, क्रैक्स कर दिए थे। तो एक चीज ये है कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं क्रैक्स के क्रीम आते हैं निप्पल क्रैक्स के, या फिर कोई घी लगाता है। तो मेरे डॉक्टर के केस में मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया जो जो पीछे का मिल्क होता है जाड़ा जाड़ा, वो दूध लगाना, वो मेरे हेल्प में आया। क्योंकि अगर आपके निप्पल्स करेक्ट। क्रैक हो जाते हैं तो पीछे का जाड़ा जाड़ा दूध लगाना, तो और थोड़ी देर खुला रख दो ब्रेस्ट को, तो वो मेरे हेल्प में आया और क्रैक्स ठीक हो गए। और क्रैक्स आ गए हैं तो आप दूध मत पिलाइए, क्योंकि वो क्रैक ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो आप और ज्यादा नहीं पिला पाओगे लॉन्ग टाइम तक। तो जैसे कि आपको फील होता है कि क्रैक्स आ गए हैं, तो आप एक्सप्रेस करके दूध पिलाइए। ये भी मेरे हेल्प में आई परफेक्ट चीज, क्योंकि मुझे जल्दी परफेक्ट क्रैक्स हो गए थे। परफेक्ट। तो आई एम श्योर श्रद्धा का ये एक्सपीरियंस जितना मेरे सेशन की बातें उतनी काम नहीं आई होंगी, उससे कई ज्यादा श्रद्धा की बातें काम आएंगी, बिकॉज शी इज अ मॉम हु इज जस्ट एक्सपीरियंसिंग इट। वो भी अपने बच्चे को फीड करा रही है, तो एक एक बातें बिल्कुल वो एक्सपीरियंस के साथ आपसे बता रही है। दैट्स व्हाई रिक्वेस्टेड श्रद्धा टू कम ऑनलाइन टुडे कि प्लीज आप आना एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद एवरीबॉडी, बिकॉज फीडिंग इज नॉट अ टफ जॉब, बट इट हैज टू बी डन प्रॉपरली। अगर आपने तरीके से फीडिंग की ना, तो इससे ज्यादा इजी काम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इजिएस्ट जॉब एवर, बट यू हैव टू डू इट प्रॉपरली। एंड जैसे कि श्रद्धा का केस था, मेरा फर्स्ट टाइम में केस था कि वी हैड लिटिल डिफिकल्टी इनिशियली बिकॉज द चाइल्ड डिडंट हैव द सकिंग पास, जल्दी थोड़ा हो गया था, सडन डिलीवरी हुई, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, इट वाज लाइक अ शॉक, इट वाज लाइक लिटरली अ शॉक फॉर द बेबी, फॉर अस। सेम मेरा हुआ था, माय वाटर बैग बर्स्ट, सडन मिडल ऑफ द नाइट में बर्स्ट हो गया। मेरी डॉक्टर ने जबकि मुझे 2 वीक्स बाद का डेट दिया था कि लेकिन एनी टाइम आफ्टर 2 वीक्स विल हैव योर डिलीवरी, एंड सडनली वाटर बैग बर्स्ट हो गया। आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एंड द बेबी वाज बॉर्न, द बेबी वाज आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड, सडनली बॉर्न हो गया। तो इट वाज अ मेंटल शॉक फॉर बोथ ऑफ अस, प्लस द सकिंग पार्ट्स वर नॉट देयर, सो मेनी थिंग। बट उसके भी हमने आपसे शेयर किए सारे पॉइंट्स कि अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेते हो तो भी उसमें भी कोई प्रॉब्लम
नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपने बेबी को फीड करना है, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। द मोमेंट वी थिंक कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, दूध का डब्बा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। और जब हम सोचेंगे हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, बस यही एक रास्ता है, मुझे अपने बेबी के लिए करना ही करना है, तो आप जरूर कर पाओगे। राइट? सो थैंक यू सो मच श्रद्धा। एनीथिंग एल्स, और कुछ आपको ध्यान आ रहा है कि शेयर करना है? एक चीज और या थी प्लीज एक्चुअली, शेयर, जितना प्लीज बताऊं शेयर, उतना कम है ऐसा प्लीज लग रहा है। बताओ एक बताओ चीज बताओ और ये बताओ। थी कि जब आप बच्चे को निकाल के पिलाते हो तो तुरंत पहले ब्रेस्ट पे लगाओ और फिर तुरंत पहले का निकाला हुआ पिलाओ। मतलब ज्यादा गैप मत रखो, एक तो आप पहले निकाल लो या फिर पहले पिलाओ फिर निकालो पीछे का दूध, पर फिर वापस उसको ब्रेस्ट पे लगाओ और फिर पिलाओ, ताकि उसको लगे कि मैं यहीं से पी रहा हूँ, उसे ऐसा ना लगे कि वो बाहर से पी रहा है। ऐसा मेरे डॉक्टर ने बताया था मुझे, नहीं तो उसको ऐसा लगेगा उसको आयता मिल रहा है, वो उसकी एनर्जी वे लगाना कम कर देगा। ऐसा ये चीज मेरे एक डॉक्टर ने, मतलब वही सेम चीज डॉक्टर ने बोली थी मुझे कि जब आप ऊपर से भी पिला रहे हो तो उसको पहले ब्रेस्ट से लगाओ और फिर तुरंत ऊपर का निकाला हुआ दूध पिलाओ। ताकि वो लेजी ना बने, हाँ, ताकि वो नहीं तो लेजी उसे ना लगेगा बने। मुझे फ्री का मिल्क मिल रहा है, आराम से मेहनत नहीं करनी पड़ी, एग्जैक्टली फिर वो हाँ, सख्त नहीं करना चाहेगा। ये बहुत राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें आदत हो जाती है, तो इसलिए हमें उनको और फीड अगर कराते रहना पड़ेगा। आपका बेबी नॉर्मली भी दूध पी रहा है तो क्या होता है ना, पीछे पीछे का दूध ना बहुत पीछे से आ रहा है, तब वो बेबी ना क्रैक करने लगता है, वो चबाता है और दूध बहुत बूंद 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 आने लगता है। तो आप चेक करो निपल में से दूध आ रहा है क्या, और अगर वो क्रैक कर रहा है तो आप रुक जाओ, फिर पीछे का दूध उसको एक्सप्रेस करके पिलाओ। और एक चीज हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं भूल गई बताना, मेरे डॉक्टर ने बोला था हम बोलते पहले लेफ्ट पिलाओ पिलाओ फिर राइट पिलाओ फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसा करते हैं। तो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि फर्स्ट लेफ्ट पिलाया फिर राइट पिलाया, तो जब आप थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हो पिलाना तो राइट से करो ना कि लेफ्ट से, क्योंकि राइट में आपने छोड़ा है, राइट, राइट में आपने छोड़ा है दूध, तो वहां पे जो पीछे का ज्यादा दूध बचा हुआ है उसमें फैट है, तो उसमें स्टार्ट करो। किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार वापस ब्यूटिफुल, बताती हूँ। ब्यूटिफुल पहले सजेशन। लेफ्ट देन राइट पे आपने छोड़ दिया, अब आप 2 घंटे बाद वापस उसको पिला रहे हो बेबी को, तो आप राइट से स्टार्ट करो, जहाँ पे आपने खत्म किया था पिलाना वहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि वहां पे अभी दूध है पीछे का। अगर हो तो आप चेक कर लो, आपको पता ही चलता है, हेवीनेस फील होती है क्योंकि वो पूरा पीता नहीं है। अगर पी लेगा तो खाली हो जाएगा और थोड़ा सा प्रेस करके देखोगे तो निकलता है, और आपको लग रहा है कि नहीं ये पूरा खाली नहीं हुआ है, तो आप वहां से स्टार्ट करो बेबी को पिलाना। ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो मेरे डॉक्टर ये ने मुझे बताई। बहुत बहुत अमेजिंग सजेशन दिया श्रद्धा, में हैट्स ऑफ टू यू श्रद्धा। ये पॉइंट मैंने भी टच नहीं किया था, बहुत अमेजिंग सजेशन दिया कि बच्चे ने एक साइड से पिया, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, जो भी आप साइड लो, एक साइड सपोज लेफ्ट से पिलाया तो उसने वो पूरा पी लिया, बट राइट आधा पीते पीते उसका पेट भर गया और उसने पीना छोड़ दिया, तो आपका जो हाइंड मिल्क है, जो पीछे का मिल्क है जिसमें फैट एंड कैलोरीज ज्यादा है, वो राइट में बचा हुआ है। तो जब आप 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जब भी बच्चे को वापस भूख लगती है, फीड पे लेते हो, तो जिस साइड से आपने छोड़ा था तो आप उस साइड से लेके पहले वो पिलाओ ताकि उसको हाइंड मिल्क पूरा मिल जाए, बिकॉज हाइंड मिल्क बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसमें फैट एंड कैलोरीज होती है। राइट? यही श्रद्धा आप कहना चाह रहे थे? यस यस राइट? राइट सो ये सेम। बहुत बहुत वैल्यूबल सजेशन श्रद्धा का था। सच्ची श्रद्धा, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने आके इतनी छोटी छोटी बारीकी वाली पॉइंट सबसे शेयर की कि मुझे नहीं लगता इस सेशन को अटेंड करने के बाद में कोई भी हमारी मदर्स जब डिलीवर करेंगी, मदर बनेंगी, तो बिल्कुल भी घबराएंगी ब्रेस्ट फीडिंग से, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग सच्ची में एक बोलते हैं ना हैवॉक हो गया है। मेरे पास जब वो ट्रोमैटिक कॉल्स आते हैं ना सारे मदर्स के कि दीदी बेबी हो गया, मेरे वाह वेरी गुड, बट सेकंड सेंटेंस ही होता है अब क्या करूं, कैसे फीड कराऊं, बहुत रो रहा है। सो आई थिंक ये जो हमारा सेशन है ये एक रो सबके रहा है ये इमोशंस बात को, से ये बताऊंगी कि रोना भी अलग अलग होता है। एक रोता है ना बच्चा तो माँ को समझ में आता है ये बच्चा भूख के लिए रो रहा है, कभी किसी चीज के लिए रोता है। बाकी लोगों को ऐसा लगता है जो आपने बोला उनको टाइम हो गया है, ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस की। मेरी मदर इन लॉ जब भी वो रोता था उसको भूख लगी है। और हाँ एक और चीज, आप उसको परेशान कर देते हैं। 45 मिनट से ज्यादा बेबी को नहीं पिलाओगे। अगर आप 45 मिनट्स के ऊपर पिलाओगे दूध
तो बेबी का मतलब वो उसकी एनर्जी है ना, उसका भी वेट लॉस होगा, तो छोटी सी जान है, तो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स 45 मिनट्स मैक्स आपको बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। अगर फिर भी और बच्चे का इसमें भी दूध नहीं भर रहा है तो आपको ऊपर से निकाल के पिलाना है, क्योंकि उसमें बेबी का वेट लॉस होगा। बिकॉज 40, उसकी अपने को एनर्जी लगता है बेबी का सकिंग पेट नहीं सकिंग भरा, बेबी का रिक्वायर्स पेट लॉट नहीं ऑफ भर रहा। एनर्जी। हाँ, बेबी का पेट नहीं भरा, बेबी का पेट नहीं भर रहा। वहाँ की जो हॉस्पिटल में मैं थी, वहाँ पे बहुत सी मदर्स आती थी वहाँ पे फीडिंग के लिए, तो वो सिस्टर्स बोलती रहती थी, समझाती रहती थी, पर थोड़े बैकग्राउंड से आती थी, गांव खेड़े से केयरलेस वजह, तो होते उनको हैं। समझ में नहीं आता था। कि उन लोग को लगता था कि यार ये अपना बेबी है ना, अपने को समझ रहा है, उनको क्या है, डॉक्टर्स तो बोलेंगे ही, ऐसा बोलती थी वो जब मैं उनको बोलती थी करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 45 मिनट्स मैक्स हो गए, 20-25 मिनट 30 मिनट अच्छे से पिलाओ बेबी को लगा के। अगर वो अच्छा कर रहा है, अगर हाँ वो छोड़ रहा है ले रहा है, छोड़ रहा है ले रहा है, तो 45 मिनट्स 50 मिनट्स इनफ है। और फिर भी उसका पेट नहीं भरा है तो फिर एक्सप्रेस करके पिलाओ। और इसमें भी एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगी, बच्चों को ना थोड़े जब बड़े होने लग जाते हैं तो 3 मंथ्स, अभी तो श्रद्धा का बेबी 3 मंथ्स का ही है, थोड़ा और बड़ा होने लगेगा तो उसको मस्ती वाला हो जाएगा, उसे खेलने की आदत हो जाएगी। तो फीडिंग करने पे, फीडिंग करते जैसे पेट भर गया वो खेल शुरू कर देते हैं। तो आपको समझना है कब खेल शुरू हुई और कब फीडिंग हो रहा है। और जैसे ही लगा कि भाई अब खेलना शुरू कर दे, तुरंत अनलैच करके खत्म कीजिए कहानी, फिर और फीड नहीं कराना। ये मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गई थी आप लोग से शेयर करना। अभी श्रद्धा ने जब ये पॉइंट लाया तो मुझे तुरंत ख्याल आया, अनलैच योर बेबी। क्योंकि अभी जब अब श्रद्धा का भी एक्सपीरियंस अब शुरू होगा, क्योंकि अब वो मस्ती वाला होना शुरू हो रहा है। अब 3 मंथ्स का हो तो बाय द टाइम 4th मंथ 5th मंथ में जाएगा तब पूरा मस्ती वाला हो जाएगा। बस फिर वो फीडिंग जैसे ही पेट भर गया वो छोड़ेगा नहीं, उसे मजा आ रहा है मम्मा के साथ में, मम्मा से चिपक के है, मजा आ रहा है, तो बस वो मस्ती करेगा, चबाएगा, खेलना शुरू करेगा। बट जैसे ही वो करेगा, अनलैच योर बेबी, उंगली घुसा के फट से निकाल दो। बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, आपके निपल्स में क्रैक आएंगे, कभी कट भी जाएगा। बच्चे के क्या तब टीथिंग शुरू हो जाती है, हल्के हल्के टीथ आने लग जाते हैं, उनके जबड़े भी काफी स्ट्रांग हो जाते हैं तब तक। तो आपको ना चोट लगने की डर है, एंड दैट माइट क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो तो इसलिए ये सब पॉइंट्स आपको, एंड प्लस क्या है, आप अगर एक कॉन्फिडेंट मदर हो, जैसे श्रद्धा इज एन आइडियल मदर। सीरियसली, अगर आप कॉन्फिडेंट मदर हो, अपने बच्चे के ऊपर डेडिकेटेड हो, तो आप बच्चे के छोटे छोटे क्यूज को, जैसे श्रद्धा ने अभी शेयर किया कि रोना भी अलग अलग है, मुझे बराबर समझ में आता है कब भूख के लिए रो रहा है, कब दूसरे रीजन के लिए रो रहा है। बट घर के और लोग, बड़े लोग क्या सोचते हैं, भूख के लिए रो रहा, उनको नहीं समझ आता। बट मदर को बराबर समझ में आता है कि बच्चे का पेट भरा नहीं भरा, क्या हो रहा है वो। बिकॉज बच्चा और माँ कनेक्टेड हैं, दे आर बॉन्डेड, दे आर कनेक्टेड। तो अगर आप एकदम अपने बच्चे के प्रति समर्पित हो और आप बहुत अच्छे से केयर कर रहे हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड स्मॉल स्मॉल क्यूज रियली रियली वेल। तो आप उस क्यूज को पिक कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए।